18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज बहुत तेजी से बढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इंडिया अपने रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से ब्रिटिश एम्पायर का सबसे कीमती हिस्सा बन गया। ऊंचे ऊंचे हिमालयस के बीच बसा हुआ नेपाल नेचुरली ब्रिटिश एम्पायर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल को तिब्बत के ट्रेड रूट्स तक पहुंचने का रास्ता और राइवल्स से बचने का बफर जोन देखती थी। ब्रिटिशर्स इंडिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज करने के बाद अब हिमालयन रीजन में भी अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। नेपाल उनके लिए एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों था। ब्रिटिशर्स गोरखस की मिलिट्री पावर को पहचानते थे और उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल करने की वैल्यू समझते थे, लेकिन साथ ही वो नेपाली लोगों के इंडिपेंडेंट स्पिरिट से भी वाकिफ थे। ब्रिटिश और नेपाल के बीच शुरुआती रिश्ते डिप्लोमेसी और मिलिट्री वार्निंग से भरे हुए थे। अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने नेपाली कोर्ट में अपने एनवॉयज भेजे। वो ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहते थे और किंगडम की इंटरनल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन एंगेजमेंट की ये कोशिशें नेपाली रूलर्स को पसंद नहीं आईं। वो अपनी इंडिपेंडेंस बचाने के लिए डिटरमिन्ड थे। ब्रिटिशर्स जो इंडियन रूलर्स को अपनी बात मनवाने के आदी थे, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि नेपाल एक अलग ही चैलेंज है। रगड टेरेन, इंडिपेंडेंट लोग और गोरखस की ताकतवर सेना की वजह से डायरेक्ट अटैक बहुत मुश्किल था। इस रियलाइजेशन ने ब्रिटिशर्स को एक डिफरेंट अप्रोच अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री वार्निंग्स का इस्तेमाल करके नेपाल में अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर किया जा सके। बढ़ती हुई ताकत के बावजूद ब्रिटिशर्स ने नेपाल के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया। डायरेक्ट एनेक्सेशन, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने इंडिया में इस्तेमाल की थी, नेपाल के नेचुरल डिफेंसेस और गोरखस के फाइटिंग स्पिरिट को देखते हुए बहुत रिस्की और एक्सपेंसिव लग रही थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक सब्टल अप्रोच अपनाया और डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। हिमालयस अपने ट्रेचरस पैसेस और अनप्रिडिक्टेबल वेदर के साथ एक नेचुरल बैरियर की तरह नेपाल को इन्वेजन से बचा रहे थे। ब्रिटिशर्स, जो फुल स्केल इन्वेजन की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ थे, समझते थे कि नेपाल को जीतना एक पिरिक विक्ट्री होगी। उन्हें बहुत ज्यादा मैन और रिसोर्सेज की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसके बदले में उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होने वाला था। रियल पॉलिटिक के मास्टर ब्रिटिशर्स ने एक लॉन्ग गेम खेलने का फैसला किया। वे समझते थे कि इस रीजन में अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए नेपाल पर डायरेक्ट कंट्रोल जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप बनाने पर फोकस किया जिससे उन्हें ट्रेड रूट्स तक पहुंच मिल सके, राइवल पावर्स का इन्फ्लुएंस कम हो सके और किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में गोरखास को न्यूट्रल रखा जा सके। नेपाल अपनी तरफ से ब्रिटिशर्स की बढ़ती पावर से अच्छी तरह वाकिफ था। उन्होंने देखा था कि इंडियन किंगडम्स का क्या हाल हुआ जो ब्रिटिश के कब्जे में आ गए थे। नेपाली रूलर्स जानते थे कि अपनी इंडिपेंडेंस बचाने के लिए उन्हें बहुत ही केयरफुली काम लेना होगा। उन्हें ब्रिटिशर्स के इरादों से सावधान रहना था, लेकिन साथ ही उन्हें प्रोवोक भी नहीं करना था। इस रियलाइजेशन की वजह से एक ऐसा समय आया जहां नेपाल ने बहुत ही कॉशियसली काम लिया और ब्रिटिश डिप्लोमेसी के साथ अपनी सॉवरेंटी बनाए रखने की कोशिश की। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से आने वाले गोरखास अपनी बहादुरी और ताकतवर योद्धा होने के लिए जाने जाते थे। उनकी अटूट बहादुरी, पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने की कला और अपने राजा के प्रति वफादारी ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसके साथ कोई भी टकराव मोल लेने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्रिटिशर्स, जिनका सामना गोरखस से कई स्कर्मिशेस और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में हो चुका था, जल्द ही उनकी मिलिट्री प्रोवेस का लोहा मान गए। 1814 से 1816 तक चले एंग्लो गोरखा युद्ध की शुरुआत बॉर्डर डिस्प्यूट से हुई और दोनों तरफ के शक ने इस आग में घी का काम किया। यह युद्ध, जो हिमालयास के ट्रेचरस टेरेन में लड़ा गया, दोनों ही पक्षों के साहस और जुझारूपन का प्रमाण था। गोरखास संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद ब्रिटिशर्स को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। उन्होंने ऐसी वीरता से लड़ाई लड़ी जिससे उनके दुश्मन भी हैरान रह गए। नालापानी की लड़ाई, जो गोरखा सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी द्वारा बचाए जा रहे एक छोटे से पहाड़ी किले में लड़ी गई थी, गोरखा प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। ब्रिटिशर्स, जिन्हें आसान जीत की उम्मीद थी,
का सामना कड़े प्रतिरोध से हुआ। वीर कैप्टन बलभद्र कुंवर के नेतृत्व में गोरखास ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश हमलों के एक के बाद एक लहर को पीछे धकेल दिया। हालांकि अंत में ब्रिटिशर्स ने किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन गोरखास की वीरता और जुझारूपन ने ब्रिटिशर्स के जहन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एंग्लो गोरखा युद्ध हालांकि एक ब्रिटिश जीत थी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। गोरखास के जुझारूपन से प्रभावित होकर और उनकी क्षमता को पहचानते हुए ब्रिटिशर्स ने उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। ये निर्णय, जो सम्मान और व्यावहारिकता दोनों से प्रेरित था, के दूरगामी परिणाम हुए और इसने आने वाले दशकों तक ब्रिटेन और नेपाल के बीच रिश्तों को आकार दिया। ट्रेड रूट्स एंड ट्रीटीज, ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। नेपाल में ब्रिटिश के हित व्यापार और भू राजनीति से गहराई से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को तिब्बत के लाभदायक बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में देखा। प्राचीन ट्रांस हिमालयी व्यापार मार्ग अपार धन का वादा करते थे और ब्रिटिश इस व्यापार में अपना हिस्सा सुरक्षित करने के लिए दृढ़ थे। ब्रिटिशर्स ने नेपाल के रणनीतिक महत्व को भी पहचाना। 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ने एंग्लो गोरखा युद्ध का औपचारिक अंत किया। संधि ने नेपाल की स्वतंत्रता को मान्यता दी, लेकिन प्रभावी रूप से नेपाल को ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र में ला दिया। नेपाल ने कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश को सौंप दिया और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने के लिए सहमत हुआ। संधि ने गोरखा राज्य को अपनी आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी। 1737 में कैप्टन किनलोच के अभियान की विफलता ने उस दुर्जय चुनौती को उजागर किया जो गोरखाओं ने ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के लिए पेश की थी। हालांकि इस झटके ने ब्रिटिश को हतोत्साहित नहीं किया, इसके बजाय इसने सैन्य टकराव से राजनयिक पैंतरेबाजी में बदलाव को प्रोत्साहित किया। इन वर्षों में ब्रिटिश ने नेपाल को धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए संधियों, गठबंधनों और रणनीतिक विवाहों के संयोजन को नियोजित किया। गोरखाओं ने अपनी तरफ से प्रतिरोध और समझौते के मिश्रण के साथ कूटनीति के इस जटिल जाल को नेविगेट किया, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल होते हुए अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रयास किया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की ब्रिटिश रणनीति ने उन्हें सीधे प्रशासन की लागत के बिना ही नेपाल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की अनुमति दी। यह दृष्टिकोण इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में प्रभावी साबित हुआ। इस बीच गोरखाओं ने नेपाल के भीतर अपनी शक्ति को मजबूत करना जारी रखा, अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया। गोरखाओं के युद्ध कौशल को पहचानते हुए ब्रिटिश ने उन्हें अपनी सेनाओं में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट का उदय हुआ। टकराव और सहयोग की कसौटी पर खरा उतरा यह रिश्ता पीढ़ियों तक कायम रहा, जिसने दोनों राष्ट्रों के सैन्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। ब्रिटिश नेपाली संबंधों का इतिहास गोरखा लोगों के लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक कलह से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद नेपाल अपनी स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में कामयाब रहा। एंग्लो गोरखा युद्ध और बाद की संधियों की विरासत पारस्परिक सम्मान और स्थायी साझेदारी की है। आज सदियों से चले आ रहे टकराव और सहयोग के माध्यम से बने बंधन नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच राजनयिक और सैन्य संबंधों को प्रभावित करते रहते हैं। नेपाल के लचीलापन की कहानी अपनी संप्रभुता और विरासत को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र की ताकत और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरणादायक याद दिलाती है।